और मेरे साथ इस सेशन में बातचीत करने के लिए भारत ही नहीं दुनिया भर में जाने माने और बेहद महत्वपूर्ण आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता, आपने उनका भी काम देखा, आपका स्वागत है। अभी जो हम ये काम देख रहे थे उसमें जो लास्ट क्लिप था लबोमाशे का, संगम नाम रखा आपने उसका, कैसे पहुंचे आप वहाँ पेरिस में? लेबोमाशे मैंने पिछले साल ही ये प्रदर्शनी किया था। हमेशा कलाकार जब कोई काम दिखाते हैं तो या तो कला दीर्घा में दिखाते हैं या कला की कोई स्थान होती है वहाँ दिखाते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल में एग्जीबिशन करना बड़ा ही कठिन काम है और बात बनती भी नहीं है कि शॉपिंग मॉल में आप एग्जीबिशन कैसे करेंगे। लेकिन फ्रांस ही एक ऐसा जगह है जहाँ कला हर जगह छुपा हुआ है और इतने सारे कला के म्यूजियम, गैलरी, कला दीर्घा इतने सारे हैं कि वहाँ कला आम आदमी के रग रग में बसा हुआ है। तो लेबोमाशे एक ऐसी जगह है जहाँ हर साल एक कलाकार को बुलाते हैं और ये बात पिछले 5 साल से हम उनके साथ कर रहे हैं, तब जाके पिछले साल मैंने वहाँ प्रदर्शनी की। जी हाँ, और ये वो जगह है जहाँ सुबोध को बहुत प्रिय हैं, मुझे भी वो बहुत पसंद हैं, इंटरनेशनली रिनोन्ड हैं। आई वेइवे जो चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं उनका काम भी यहाँ पर लग चुका है सुबोध। बिल्कुल बिल्कुल, आई वेइवे ने वहाँ पे हमसे 2 साल पहले वहाँ किया था। हाँ हाँ, काफ़ी कलाकार कर चुके हैं। अभी डेनियल बुरेन जो फ्रांस के बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं उनकी प्रदर्शनी चल रही है लेबोमाशे में। हाँ, सिर्फ ये समझने के लिए कि सुबोध गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहाँ पहुँचे हैं मैंने इसका उल्लेख किया, पर एक बात है, लोग ये कहते हैं कि आजकल जो आर्ट सीन है बहुत उसका पर्सपेक्टिव बड़ा कमर्शियल हो गया है, यानी कमर्शियल होने की वजह से जो इनइक्वलिटी है समाज में, जो जिम्मेदारियां हैं एक आर्टिस्ट की समाज के प्रति, जो एक आप एनवायरनमेंट की देखें जिस तरह से आज उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो एक तरीके से किनारे हो रहे हैं और आर्ट एक तरीके से एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है, मनोरंजन बनता जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि हम कला को 3 पेज के थ्रू जानते हैं और जब भी आप कला को उस नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा। हिंदुस्तान में बिलियन पॉपुलेशन, हम लोग इतने बड़े, हमारा इतना बड़ा देश है और आप खुद देख लीजिए पिछले 40 साल में कितनी कला दीर्घा यहाँ बनी है। अभी आर्ट गैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 20 साल से 10-15 आर्ट गैलरियाँ हिंदुस्तान में हैं, तो अभी भी उतना ही संख्या है। कुछ बंद हुए हैं, कुछ गैलरियाँ बंद हो चुकी हैं तो कुछ नई गैलरियाँ खुली हैं, तो संख्या उसकी ज़्यादा बढ़ी नहीं है। उसी तरह से हमारा म्यूजियम, हम लोग कितने लोग हम म्यूजियम में जाते हैं आर्ट को देखने के लिए, तो हमारे यहाँ उतना ज़्यादा है नहीं। और मात्र अगर 10 कलाकार अगर आर्थिक तौर पे अच्छा कर रहे हैं तो उन्हीं को दुनिया देखती है। अरे कलाकार को खाना खाने के पैसा नहीं है, काम करने का पैसा नहीं है, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं जानता हूँ कि वो किस मुकाम से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान में हमें स्कॉलरशिप के लिए, कलाकार को काम करने की जगह, कलाकार को शिक्षा देने की जगह बहुत ही ज़रूरत है। अभी हम बहुत ही पीछे हैं, तो किस कॉमर्शियल की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सुबोध की जो कहानी, जिस तरफ उन्होंने इशारा भी किया, जिस तरह से इनकी कहानी शुरू हुई एक छोटे से कस्बे से बिहार में खगोल के, वो बड़ी मज़ेदार है, बहुत इंस्पायरिंग है एक तरीके से, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। एक ये माना जा रहा है कि कला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना साइंस है, जितना धर्म है, लेकिन एक तरीके से आज कला उससे थोड़ी विमुख दिखाई दे रही है। ये जो एक क्रिटिसिज्म है कला के बारे में, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, कला तो हमारे रग रग में बसा हुआ है, सिर्फ हमारे नहीं, हम सबके रग रग में बसा हुआ है।
हम सब वहीं से आते हैं। जब पूरे संसार में जब इंसान को बोलने की कोई भाषा नहीं थी, उस समय हम ना फ्रेंच बोलते थे, ना इंग्लिश बोलते थे, ना संस्कृत बोलते थे, ना कोई भी भाषा नहीं बोलते थे, तब कला की भाषा थी। उसका सबसे बड़ा परिमाण है केव पेंटिंग। केव पेंटिंग में हमारे पूर्वजों ने जो जहाँ से इंसानियत को हम जानते हैं, जहाँ से हमारा इतिहास शुरू हुआ है, उस केव पेंटिंग से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं कि हम क्या थे, कौन थे, हमारी इतिहास क्या थी, हम कैसे आज एक इंसान बने और इतनी भाषा में परिवर्तित कर लिया अपने आप को। तो इमेजिन अगर कला नहीं होता तो क्या हम उस चीज़ को जानते? नहीं जानते। इसलिए कला की जो महत्व है, कला का जो एक प्रभाव है, वो बहुत ही बड़ा है। और हम लोग हिंदुस्तान में ज़्यादातर फिल्में देखते हैं और हम इसलिए हमारे यहाँ एक आम आदमी भी फिल्म के पहले आने वाले दृश्य को भी बता देता है कि अभी यह होने वाला है। लेकिन कला हम कितने लोग, कितने परिवार, कितने बच्चों, आप कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को लेके कला दीर्घा में जाते हैं और बच्चों को, अरे बच्चा ना भी समझे कला को, वो बोलेगा कि कहाँ लेके आए, मुझे आइसक्रीम खिलाने नहीं लेके गए आप, मुझे इस रेस्टोरेंट में लेके नहीं गए आप, मुझे ये खिलौना नहीं खिलाया आप। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में जो कला का प्रभाव कला देखने के बाद आएगा, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जेहन में जाता है। सबसे खास बात कला का ये है कि एक आर्ट वर्क 5-10 लोग देख रहे होते, उसमें 8 साल का बच्चा भी होता है, एक 50 साल का व्यक्ति भी होता है और एक बुजुर्ग आदमी भी होता है। हर आदमी उसी एक कला को अपने अपने तरीके से देखता है और हर आदमी के जेहन में उस कला के बारे में एक अपनी कहानी बनती है। कला हर भाषा में बात करती है, चाहे वो किसी भी देश के व्यक्ति होंगे, लेकिन उस विजुअल आर्ट को देखने के बाद अपनी भाषा उनके दिमाग में चल रही होती है। तो जो कला का प्रभाव जेहन में जाता है और जो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है उस समय ना बच्चे में दिखे, लेकिन 10 साल के बाद वो बच्चा ज़रूर याद रखेगा कि मेरे माँ पिता ने बचपन में एक काम दिखाया था आर्ट का। तो कला इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी, कला इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, पर लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा ड्राइंग बनाता है जी, पर इसको कलाकार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कहाँ से आर्टिस्ट बनना शुरू होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। आपसे भी लोग अक्सर पूछते हैं, ये मैं जानता हूँ, कि आप सर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। लोग जो जाते हैं एग्जीबिशंस में वो ये पूछते हैं, हम गए तो थे पर समझ में नहीं आया कि हुआ क्या उसमें, इसमें क्या है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जब फिल्म देखते हैं तो आपको पहले से पता चल जाता है हम क्या देखने वाले हैं। कला तभी समझ में आएगा, तभी जेहन में जाएगा जब हम बार बार देखेंगे। और एक ड्राइंग से ही आर्ट शुरू होता है। और अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक कॉलेज का होना, एक एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको बढ़ावा मिलता है, आपको मांझा जाता है, आपको सीखने को मिलता है, कला के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, तो बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। जी, ये बात कर रहे हैं कॉलेज की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इनके साथ इनके जो आर्ट्स का कॉलेज है वहाँ गया हुआ हूँ। जिस कमरे में ये रहते थे वो कमरा देखा हुआ है। आप इमेजिन कीजिए कि करीब एक 8 बाई 8 का कमरा, जिसमें एक लकड़ी की खटिया पड़ी हुई है, उसमें चादर तक नहीं है, एक तार बंधा हुआ है कमरे में, उसमें सारे कपड़े लटके हुए हैं, और कोने में एक वो जो केरोसिन का स्टोव है वो पड़ा हुआ है, और एक आध एल्युमिनियम के बर्तन पड़े हैं, एक ग्लास रखा हुआ है, और कुछ कुछ छोटे छोटे पासपोर्ट साइज पिक्चर हैं अलग अलग लोगों के, कई कैनवास लेके। ये इनका कमरा है आर्ट कॉलेज में। कैसी रही वो जर्नी, और क्या आपने कभी सोचा भी था कि इस तरह से सुबोध गुप्ता का नाम होगा, यहाँ पहुँचेंगे, इस मुकाम पर होंगे? मुझे भी नहीं पता मैं कैसे कलाकार बन गया। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, सब बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर भी थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। मैं एक छोटे से कस्बे से आया हूँ जिसका नाम है खगौल। खगौल की 99% जनता रेलवे में काम करती है। हमारे पिताजी रेलवे में थे
हमारे दोनों भाई भी रेलवे में काम कर चुके, रिटायर हुए, इंक्लूडिंग माय ब्रदर इन लॉ वाज इन रेलवे, सो आई एम रेलवे बॉय। लेकिन उस छोटे से कस्बे में एक खास बात थी कि वहाँ पे 2 छोटे स्विमिंग पूल थे, हौजी क्लब थे, और रेलवे कॉलोनी के वजह से कला का थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभाव था, जिसके वजह से वहाँ पे एक छोटे संख्या में लोग रंगमंच किया करते थे। तो मैं रंगमंच में शामिल हो गया क्योंकि कुछ अलग करने की इच्छा थी। और रंगमंच का पोस्टर बनाते बनाते किसी ने कहा कि सुबोध तुम अच्छा पोस्टर बनाते हो, क्यों नहीं आर्ट स्कूल में जाते हो। तो मुझे भी नहीं पता आर्ट स्कूल होता क्या है, और फिर मैं कहा कि हाँ क्यों नहीं, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या होता है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ी। और हाँ, लेकिन पटना आर्ट कॉलेज, जिस कॉलेज में पढ़ा, अभी भी कुछ खास सुधार कॉलेज का हुआ नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं पिछले 7 सालों की पढ़ाई में पटना आर्ट कॉलेज में एक भी आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं हुई, टीचर ही नहीं, सेशन लेट है, और आज भी पटना आर्ट कॉलेज की हालत वही है। तो हम कहाँ से अच्छे कलाकार, और एक मतलब बहुत ही मुश्किल है। जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और 1992 आपकी ज़िंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण साल, क्योंकि तब आपकी मुलाकात होती है, अब इंटरनेशनली रिनोन्ड कलाकार हैं, और चलिए मैं वो नहीं कहता हूँ, बाद में कहूँगा, भारती खेर से, जो आज इनकी पत्नी है। कितना असर है आपके काम में भारती का, और किस तरह का असर है? भारती एक बहुत ही मंजी हुई कलाकार हैं और बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। जब पटना आर्ट कॉलेज से आप जान तो जाते हैं कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ टू पेंट, आपको रंग लगाना बहुत अच्छा आ जाता है, बार बार काम करने से आपको पेंट करना अच्छा आ जाता है, लेकिन क्या बनाना है, कैसे आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे, इसके लिए मैं कहूँगा कि भारती का बहुत ही बड़ा हाथ है। क्योंकि एक वाकया बताता हूँ, एक गैलरी ने मुझे कहा कि सुबोध मैं पेंटिंग एग्जीबिशन कर रहा हूँ, दुबई लेके जानी है, एक पेंटिंग चाहिए। और उस समय 91 की बात बोल रहा हूँ मैं, और मैंने एक पेंटिंग बनाया और अपने तरीके से बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाया। लेकिन मेरी पत्नी आके बोलती है, सुबोध तुमने ये क्या बनाया? मैंने कहा क्या बनाया? बोली कि ये बहुत ही मतलब चमकदार पेंटिंग है, इसमें डेप्थ नहीं है। तो मैंने उससे एक चीज़ कहा कि ये बिक जरूर जाएगा। तो तभी मेरे दिमाग में आया, मैंने पेंटिंग दे दी गैलरी को, पेंटिंग बिक भी गई हमारी, लेकिन वो चीज़ मेरे जेहन में बार बार चलता गया, क्या बेचना ही कला है? नहीं। तब मैंने अपने काम को बदला, और जब मैंने बदलने काम की कोशिश की, मुझे 4-5 साल लग गए। क्योंकि काम को आप चेंज करना, काम को बदलना, कि जिस कला में आप, जिस चीज़ को आप बार बार ड्रॉ कर रहे हो, उसको छोड़ के दूसरा काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। उन 4 सालों में मेरी गैलरी ने मुझे छोड़ दिया। बोले सुबोध ये क्या बना रहे हो तुम, इतना गंदा काम कर रहे हो। मैंने बोला कि यही काम अब मैं करूँगा। और जब मैं काम को बदलने, तो 4 सालों में मैंने एक भी काम नहीं मेरा बिका, और मुझे 4-5 साल लग गए अपना एक दूसरा काम करने की प्रक्रिया को। और वो मैं जो काम करने लगा, तो उससे मुझे काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी काफ़ी लोग जानने की कोशिश की। ये बता रहे हैं, बड़े सरल तरीके से बता रहे हैं किस तरह से होता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, अभी देखिएगा इनका चेहरा, कि कई बार इनका फ़ोन आता है और कहते हैं कि भारती ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। लोग कहेंगे ये तो भारती का हस्बैंड है। बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए घर में। आप बताइए कितना मुश्किल होता है कि जब पत्नी भी कलाकार हों, और हो सकता है 19 नहीं 20 ही बैठे हैं कई बार। भारती भी देखेंगे इसको। ये बात जरूर है कि जब एक ही क्षेत्र के अगर मियाँ बीवी दोनों पत्रकार हों, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो हो ही जाता है। हाँ, तो लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारी दोनों कला की भाषा, हमारी दोनों बिल्कुल अलग है।
और वो अपनी भाषा में बात करती हैं, मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ, जिस वजह से हम अच्छी तरह एक दूसरे को समझ पाते हैं। और जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो भारती वो पहली समीक्षक होती हैं जो मेरे काम को देखकर बोलती हैं कि ये इसके लिए कैसा उनको लग रहा है, और मैं भी उनके साथ यही करता हूँ। तो कम से कम हम दोनों एक दूसरे के पहले दर्शक होते हैं काम देखने के लिए, तो एक मदद ही मिलता है। चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में इंडिया गेट, और इंडिया गेट का जो सर्कल है वहाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, और उसके लॉन पर सुबोध बिल्कुल बनियन ट्री, बिल्कुल पेड़ के आकार की इनका एक काम लगा हुआ है, पूरा स्टील से बना हुआ है। मतलब आप दूर से देखें तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पास जाकर जो आपको दिखाई देता है कि डोंगे लटके हुए हैं, बाल्टी लटकी हुई है। ये स्टील आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? संक्षेप में बताना चाहूँगा, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मुझे याद है बचपन में मैं अभी भी जो काम करता हूँ वो अपने बचपन के याद की बातें करता हूँ, जिस समाज में रहता हूँ उसकी बात करता हूँ, जो आसपास चीज़ें देखता हूँ उनकी बातें करता हूँ, क्योंकि इस भाषा पे मुझे पकड़ है और आदमी को वही काम करना चाहिए जिस पे पकड़ हो। तो मैं इस पे विश्वास रखता हूँ, इसलिए इस ढंग का काम करता हूँ। रही स्टेनलेस स्टील की बात, तो मुझे याद है बचपन में कांसा और तांबे के बर्तन घर में हुआ करते थे, और लेट 70 अर्ली 80 में स्टेनलेस स्टील का बड़ा सा आगमन हुआ हिंदुस्तान के घरों में। तो जब मेरी बहन, उस समय स्टेनलेस स्टील बड़ा एक महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता था, और उससे लोग मानते थे कि ये परिवार संपन्न परिवार है, इस ढंग का एक फीलिंग भी होता था। तो मेरी बहन, स्टेनलेस स्टील का स्कीम होता था कि आप 1-2 बेच देंगे तो 3 बर्तन मिल जाएगी, ऐसा कुछ करके। तो हमारे घर में भी स्टेनलेस स्टील आया, बात गई, सब कुछ समाप्त हो गया। जब मैं एक कलाकार के तौर पे काम करना शुरू किया 20 साल के बाद, तो फिर से वो स्टेनलेस स्टील मुझे याद आ गया। और ख़ास तौर पे 80 के दशक में 90% हिंदुस्तान की आबादी स्टेनलेस स्टील को हम लोग ने सबको यूज किया है, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो अपर, नहीं, हर तरह के रेंज के लोग ने उस स्टेनलेस स्टील को यूज किया है। तो मुझे लगा कि ये बड़ा कॉमन ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में एक तो चमक है, और ख़ास तौर पे स्टेनलेस स्टील को आप जब छुएंगे तो ठंडा लगता है, इट्स अ कोल्ड मटेरियल, और कभी कभी वो एम्प्टी भी दिखता है, और एक चमक भी है, तो अपनी कहानी खुद बोल जाता है। तो मैंने उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का काम शुरू किया, और काम दुनिया भर में सराहा गया, और खूब सराहा गया। और ये जो एक बात कही जाती है आर्टिस्ट के बारे में, ख़ासतौर पे कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में, कि भाई जो बाहर बहुत बड़े हो जाते हैं वो भारत में भी फिर उनका नाम शुरू हो जाता है कहना, और बड़े लोगों को इस बात पर हैरानी होती है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हैरानी की क्या बात है? आप बाहर पहचाने जाएंगे तभी तो यहाँ पहचाने जाएंगे, कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करें तो। नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। जब मैं दिल्ली में, पटना से दिल्ली आने के बाद काम करना शुरू किया, तो लोग काम देखना नहीं चाहते थे, गैलरी भी काम देखना नहीं चाहती थी, कोई लोग काम देखना ना पसंद करे। लेकिन एक वर्कशॉप हुआ था 97 में, उस वर्कशॉप में जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने गोबर कंडे के ऊपर एक काम किया था, इंस्टॉलेशन बनाया था, पहला इंस्टॉलेशन बनाया था। और जब मैंने कंडे के ऊपर इंस्टॉलेशन बनाया तो जापान की एक म्यूजियम मुझसे कंसल्ट में आई, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा यूनिक मटेरियल के साथ आपने काम किया, इसका कारण क्या है? हमने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में गोबर एक ऐसा चीज़ है कि विदेश में सीट इज सीट, कैट सीट, ह्यूमन सीट, डॉग सीट, बट काउ सीट इज ए होली सीट इन आवर कंट्री। सो लेकिन गोबर को हर
तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मुस्लिम परिवार के हों, चाहे हिंदू परिवार के हों। तो हिंदू परिवार के ज़्यादा यूज करते हैं उसको, उसका लेप बनाते हैं, उसके साथ पूजा करते हैं। और मुस्लिम हम लोग उसको उसका आग जलाते हैं, उससे खाना बनाते हैं। तो हर तरह का उपयोग होता है। तो मैंने कहा ये एक अच्छा मटेरियल है, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और फिर उन लोगों ने मुझे जापान इनवाइट किया कि सुबोध, हम गोबर के ऊपर जापान में कुछ करना चाहते हैं, आपको म्यूजियम में बुलाएंगे। तो उनके साथ 6 महीने का कोरस्पॉन्डेंस चला, लेकिन जापान की गवर्नमेंट राजी नहीं हुई कि ये मटेरियल जो है हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये काउशिट है और इसके साथ कुछ संक्रामक बीमारी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे बुलाया और पहली बार मुझे जापान में 1 महीने के लिए फुकुओका में मुझे रेसिडेंसी दिया। मैंने वहाँ जाके काम किया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि काम को पहचानने वाले बाहर से ही लोग आते हैं, और जब बाहर में हमारा जब 2-3 प्रदर्शनी हो गया, तब जाके यहाँ लोग ने पूछा कि अच्छा तुम तो 4 एग्जीबिशन बाहर कर रहा है, तो भाई यहाँ भी एक करो। तब जाके मुझे गैलरी मिली। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो सुबोध की जब विदेश में कहीं भी एग्जीबिशन लगे तो ये फ़ोटो ज़रूर भेजते हैं, और मैं अक्सर इनसे कहता हूँ छा जाओ, और एक तरीके से आप छा भी जाते हैं। आपका जो काम है वो बोलता बहुत है, चुपचाप नहीं बैठता है। एक तो उसका साइज़ इतना बड़ा होता है, फिर उसमें आवाज़ कई कई जगह टीन की जो प्लेट है उससे भी आवाज़ आ रही है। और आप जब लाइट भी जगाते हैं और बिहारी लिखते हैं तो बिहारी में आप लाइट लगा देते हैं, छोटी छोटी बत्तियां, तो उसमें बी पहले जलेगा, फिर हा जलेगा, फिर री। मतलब आप पूरा सामने वाले को पूरी तरह से घेरे रखते हैं आप सब तरीके से। जब मैं पहली बार बिहार से दिल्ली आया था, तो बड़ौदा स्कूल, बॉम्बे स्कूल, सारे जगह से लोग आते थे, काम करते थे। लेकिन ठीक उसी तरह से बिहारी होने के नाते, नहीं बिहारी क्या काम करेगा तुम। और तो मुझे इन चीज़ों पे बिहारी एक स्लैंग के तरह बिहारियों को बहुत बुरा लगता था उस समय। तो फिर भी मैंने कहा यार इसमें बुरी बात क्या है, हम बिहार से आए हैं, अगर इस पे मुझे खुशी होनी चाहिए कि हमारा घर है हमारा। तो मैंने एक काम बनाया, हैंडमेड पेपर के ऊपर से मैंने गोबर से बैकग्राउंड बनाया जैसे घर को लिपते हैं। फिर उसमें अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया और उसमें मैंने नीचे नियॉन लाइट से बिहारी लिखा। और जब मैंने पहली बार दिल्ली में वो प्रदर्शनी की, तो उस बिहारी पोर्ट्रेट ने मुझे 4 स्कॉलरशिप उससे मुझे मिले बाहर जाने के लिए, और लोगों ने इनवाइट किया। क्योंकि काम, कोई भी काम वही काम होता है, थैंक यू, काम वही होता है जो अंदर से आती है, आपकी अपनी बात होती है, तभी उसमें एक सच्चाई होती है और वही काम आगे जाती है। आप ए बिहारी की बात करें, पर अगर आप देखें तो भारत की बात करें तो अगर हाल के सालों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अगर कोई भी म्यूज़ियम भारत में बना है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो पटना की राजधानी, पटना में बना है, जो बिहार की राजधानी है, और बहुत रिनोन्ड जापानीज आर्किटेक्ट ने वो बनवाया है। एक तरीके से मैं अगर आपको थोड़ा और टहलाऊं तो आप आबू धाबी में देखिए, तो $8 बिलियन खर्च कर रहे हैं आबू धाबी में आर्ट्स के ऊपर, और उन्होंने टाई अप किया है, यानी वहाँ लूव्र आबू धाबी है, गुगनहाइम आबू धाबी है, जायद साहब का बड़ा म्यूज़ियम है। वो ये कहते हैं कि अगर आप आर्ट्स पर पैसा खर्च करेंगे, आपके नागरिक वहाँ पहुँचेंगे तो वो बेहतर इंसान बनेंगे। भविष्य के जो नागरिक हैं वो बेहतर इंसान बनने चाहिए, उनमें कोहेजन होगा, एक साथ मिलके रहने की भावना आएगी। ये हमारे पास क्यों नहीं समझ में आता, यहाँ क्यों नहीं समझ में आती ये बात? सबसे बड़ी आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बिहार म्यूज़ियम, पटना म्यूज़ियम इज़ ए वेरी यूनिक म्यूज़ियम इन आवर कंट्री। जब बिहार म्यूज़ियम पिछले 10 साल पहले बना तो लोग बहुत बातचीत किए, क्यों बन रहा है, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि बिहार में वो म्यूज़ियम आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है।
मैं पिछले 2 दिन पहले ही अबू धाबी में बातचीत कर रहा था और अबू धाबी लूव ने मुझे बुलाया था बातचीत करने के लिए। और जब मैंने पटना म्यूजियम के बारे में बात किया, और एक ख़ास तौर पे एक अच्छी बात यह है कि उस म्यूजियम को बनाने के लिए विदेशों से कई आर्किटेक्ट, रोमन फोस्टर, मामी फुमाकियो, बहुत बड़े नाम आए थे, जिसमें 5 नाम सेलेक्ट किए गए थे। जूरी में मैं भी था। और फुमाकियो माकी ने जापान के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने उस म्यूजियम को बनाया। और माकी उस समय 85 साल के थे जब वो पटना आए थे और अपने आप को रिप्रेजेंट किए थे आर्किटेक्ट ने, जब उन्होंने बताया था। आज वो 95 ईयर्स ओल्ड टुडे, माकी इज़ देयर। बट एवरीबडी टॉकिंग अबाउट द बिहार म्यूजियम ऑफ पटना, और जिस तरह से के उन्होंने आर्टिफैक्ट्स पटना म्यूजियम में रखा है, आज भी जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं, जब देखने जाते हैं उस म्यूजियम को, तो उन्हें बहुत आश्चर्य और बहुत ही अच्छा लगता है। तो निश्चित तौर पे पटना में एक बहुत अच्छी बात हुई है। बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अभी भी कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर में उस ढंग का म्यूजियम है नहीं। आखिरी सवाल, स्टील के बर्तन तो थे ही, मैं देख रहा हूँ कि इधर खाना भी चला आया है। आपके एग्जीबिशन जब होते हैं तो उसमें खाना भी आ जाता है। ये मतलब कितना दूर जाएगा और खाना कैसे आ गया इसमें? मैं बचपन से खाना बनाने का मुझे शौक़ है और इत्तेफाक से बर्तनों से काम करना शुरू किया। तो पिछले 30 साल से मैं बर्तनों से काम कर रहा हूँ और पिछले 15-20 साल से मैं खाना भी बना रहा हूँ। और जब भी खाना बनाने का मौका मिला, मैं दोस्तों को घर पे बुलाता हूँ, खाना बनाता हूँ। तो एक अच्छा इत्तेफाक था, एक अच्छा मौका मुझे मिला, क्यों नहीं मैं फूड को अपने काम के साथ ज्वाइन कर दूँ। और वो रंगमंच का ही देन है जिसके वजह से मैं परफॉर्मिंग आर्ट फूड के साथ करना शुरू किया। और मैं फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, अपने हिंदुस्तान में बहुत सी जगह से मैंने फूड परफॉर्मेंस किया और अपने आर्ट के इंस्टॉलेशन के साथ कंबाइन किया। फूड एक ऐसा लैंग्वेज, एक बहुत फूड के साथ एग्जीबिशन क्यों किया, एक मैं बोलना चाहूँगा। एक फ्रांस के एक फ्रेंच स्कॉलर हैं, उनका नाम है चार्ल्स मालामोद। चार्ल्स मालामोद अभी 95 साल की उनकी उम्र हो गई है। चार्ल्स मालामोद ने एक किताब लिखी है, कुकिंग द वर्ल्ड। और वो कुकिंग द वर्ल्ड जो किताब है वो किसके ऊपर है? हमारे हिंदुस्तान के ऊपर है कि हिंदुस्तान में भोजन की प्रक्रिया, भोजन करने का और खाना खाने का इतना कम्प्लेक्स सोसाइटी है। सो साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से इतने तरह के भोजन बनते हैं। जब हमारे यहाँ खुशी का माहौल, शादी का होता है तो भोजन एक तरीके का होता है, बर्थडे का होता है तो एक तरीके का होता है, जब घर में कोई गुजर जाता है तो भोजन एक तरीके का होता है। हमारे यहाँ जब कोई घर में गुजरता है तो 13वीं होती है। 10 दिन तक हम भोजन में रंग नहीं डालते। उन चीज़ों के ऊपर बात कि कैसे क्या है, तो बिल्कुल उन्होंने उपनिषद लिखा है उस किताब में, कुकिंग द वर्ल्ड में। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब हिंदुस्तान के लोग जब भोजन हाथ से करके उठते हैं तो उसमें अपना DNA छोड़ जाते हैं। तो उस किताब से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे मैंने अपना परफॉर्मेंस भी शुरू किया, कुकिंग द वर्ल्ड। और पिछले साल ही जब मैं ले बोमासे में एग्जीबिशन कर रहा था तो मुझे इच्छा हुई चार्ल्स मालामोद से मुलाकात करने की। उनको मैंने ईमेल लिखा और उन्होंने मुझे बुलाया, तो उनसे मुलाकात भी मेरी हुई। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सुबोध जो बात कह रहे हैं, बड़ी बात यही है कि अगर आप आर्ट्स के लिए अपनी ज़िंदगी में जगह निकालेंगे तो आप बेहतर इंसान बनेंगे। बच्चे उसे आज देखेंगे तो बेहतर नागरिक बनेंगे। ज़्यादा म्यूज़ियम्स होने चाहिए। सरकारों को सोचना है इस बारे में, पॉलिसी मेकर्स को सोचना है इस बारे में, NGOs को सोचना है इस बारे में। सुबोध गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से तालियों से इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। आइडियाज ऑफ इंडिया, ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। ABP नेटवर्क्स, आइडियाज ऑफ इंडिया।